अभी आज का जो पहला सत्र है हमारा और पहले सत्र का जो लास्ट हमारा सेशन चलने वाला है वो मृदा प्रशिक्षण पे सॉइल टेस्टिंग का अभी जो हमारे क्षेत्र की जो ऊसर भूमि है उसको उपजाऊ कैसे बनाना है या जो मृदा पोषक तत्व है, किसी को पता है मृदा पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 है। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से? हाँ गुड। तो इन सब चीजों पे अभी हम किसानों को थोड़ा सा जानकारी नहीं है, तो आज मृदा प्रशिक्षण के बारे में जो मृदा के संबंधित जो सौरभ जी आपको आज बताएंगे। और सौरभ आपसे निवेदन है कि ये सब हमारे किसान भाई हैं, तो इनको एक सरल भाषा में आप बताइए कि जिससे इनको समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा आप ऐसा प्रोफेशनल ऐसा कुछ वर्ड यूज करेंगे तो शायद हो सकता है समझ में आए। तो एक लोकल भाषा, किसानों को आवश्यकता होती है लोकल भाषा की, तो आप इनको लोकल भाषा में ही अवगत कराएंगे, ठीक है? तो एक सरल शब्दों में आप इनको बताइए। और मृदा प्रशिक्षण जो है हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका होता है खेती के लिए। जैसे कि हमको अगर जीना है तो हमारा जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, तभी हम श्वसन लेते हैं और जिंदा रहते हैं। उसी प्रकार अगर हमारी भूमि उत्पादन कर लेने के लिए पहले हमको क्या पालना होता है? मिट्टी को पालना होता है, ठीक है? आजकल हमारी मिट्टी में इतना केमिकल और इतने जहर का उपयोग हो रहा है, तो उसको देखते हुए अभी गवर्नमेंट भी हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जैविक खेती का भी अभी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है स्कीमों का प्रयास कर रहे हैं, उसपे सब्सिडी भी दे रहे हैं, ठीक है? अभी आप 50% सब्सिडी है, 1-1 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 50% जो है परसेंट की सब्सिडी आती है। तो जैविक खेती नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत मैं कल कुछ स्कीम आप लोगों को अवगत करा दूंगा। बाकी सर तो नेशनल एज ये डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर ने तो बताया ही होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है फिलहाल। और मैं साथ ही जो पॉइंट बचे हुए हैं वो कल मैं शाम को थोड़ा सा वो स्कीम के बारे में जरूर अवगत कराऊंगा। जैसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, नलम स्कीम है, उसपे आप लोग अगर पोल्ट्री या डेयरी फार्मिंग या गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग आप करते हैं तो उसपे 1 करोड़ प्रोजेक्ट पे 20 लाख से लेके 1 करोड़ प्रोजेक्ट पे आपको जो है 50% की सब्सिडी मिलती है सिडबी के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास स्कीम है। अभी युवाओं के लिए चल रहा है युवा मुख्यमंत्री उद्यमी, एमएसएमई है स्कीम एक है, मुद्रा योजना है। तो ऐसे बहुत सारे योजना है जो उस योजना पे आप लोग अपना एक किसानी के साथ साथ आपको एक बिजनेस के तरीके व्यवसाय करना चाहिए साथ में, क्योंकि किसानी से क्या होता है सिर्फ हम अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा अगर हमको साइड बिजनेस करना है तो हमको एक वैज्ञानिक बेस से थोड़ा बहुत हमें जो है कृषि व्यवसाय पे काम करना चाहिए। तो ठीक है, वो तो मैं कल नेक्स्ट शाम को मैं अवगत कराऊंगा आपको कुछ स्कीमों के बारे में। बाकी आज मैं ऋषभ जी से बोलता हूँ कि आप सौरभ जी से बोलता हूँ कि आप जो है क्लास को मृदा प्रशिक्षण पे मृदा विज्ञान पे आप जो है कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। यहाँ पे उपस्थित सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और यहाँ पे मुख्य जो हमारे स्टेज पे मंच पे उपस्थित सारे सीनियर्स, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। तो जैसे कि सर ने यहाँ पे बताया कि आज हम लोग मिट्टी के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें जो है ना किताबी नॉलेज ना हो, कुछ ऐसी चीजें बताएं आपको जो जानकारी आपके काम में आए। तो इसको बताने से पहले मैं कोई पेन और पेपर आपको लेने की अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, तो एक कहानी के माध्यम से इसको चालू करेंगे। शुरू होती है ये बात, एक कहानी है। जैसे 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ये वैज्ञानिक के नाम थे, ये डच के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इनके हाथ में एक माइक्रोस्कोप आ गया। माइक्रोस्कोप जानते हैं आप सभी लोग, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे जो है छोटी चीजें जो हमको नग्न आंखों से नहीं दिख रही हैं वो बड़ी होकर दिखती हैं। तो 1600 ईस्वी में यानी करीब आज से 400-500 साल पहले जब ये आया तो उन वैज्ञानिक के जब ये हाथ में लगा तो सारी चीजें, क्योंकि बहुत इच्छा की वजह से वो सारी चीजें देखने लगे। कभी अपने हाथ को देखे, कभी पेपर को देखे, कभी हाँ, तो वो सारी चीजों को देखने लगा। तो एक बार उसके दिमाग में आया कि मेरे घर के पीछे एक तालाब है, क्या ऐसा करता हूँ मैं तालाब को भी देखता हूँ। फिर उसने सोचा यार तालाब में ऐसा क्या ही होगा जो मैं अपने इसमें सूक्ष्मदर्शी में देख लूंगा, माइक्रोस्कोप में देख के क्या ही पता चलेगा मुझे। तो उसने माइक्रोस्कोप लिया और उससे वहां से थोड़ा सा पानी निकाला, बोला ये तो साफ पानी है, इसमें क्या ही दिखेगा मुझे।
लेकिन जब उसने उसमें देखा तो उसमें उसको बहुत सारे छोटे छोटे जीव दिखे जो विभिन्न प्रकार के थे, छोटे कुछ बड़े, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, ये सारे जीवाणु उसको दिखने लगे उसके अंदर। तो एक पूरा जू था, जैसे जंगलों में अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, हम शेर को जानते हैं, शेर कैसा होता है, गाय देखे हैं, कुत्ता देखे हैं, बिल्ली, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं या कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमारी आंखों से दिख नहीं रहे लेकिन वो हैं। उसी प्रकार कुछ उसमें अच्छे भी हैं, कुछ खराब हैं। आप सभी को पता होगा, दही हम खाते हैं, दही में क्या है? बैक्टीरिया है। दही में जो जावन हम डालते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को आपके हल्का गुनगुना रहने के बाद जो है वो अपना काम किण्वन करता है और दही बना देता है। उसी प्रकार कुछ खराब बैक्टीरिया है, कुछ खराब फंगस है। कुछ फंगस अगर हाथ पे लग जाए तो हमको जो है दवाई लेनी पड़ जाती है, खुजली बन जाती है। कोई बैक्टीरिया ऐसा है कि अगर हम लोग अगर कुछ ऐसा गंदा चीज खा लिया बाहर का तो फिर लूज मोशन चालू हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार अच्छे खराब की कड़ी में हमारे पास एक जीवाणुओं का पूरा संकलन है जो हमारी खेती में काम करते हैं। हमारा ये सारा बताने का मतलब सिर्फ इतना था अभी तक कि ये जो हमारे जीवाणु हैं ये मिट्टी में भी हैं और यही मेन चीज है जो आज, जैसे आप यहाँ पे इतने हमारे सीनियर, हमारे दादाजी से ज्यादा के उम्र के सब लोग हैं यहाँ पे, आपको पता होगा कि आज जो हम लोग यूरिया, डीएपी, पोटास खेत में डाल रहे हैं, पहले इसकी बहुत कम से कम मात्रा हम डालते थे, फिर भी हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता था। गलत कह रहे हो तो बताइएगा। हम अगर आज 50 किलो डाल रहे हैं, अमूमन मान ले रहे हैं 50 किलो एक बीघे में अगर हम डाल रहे हैं या 1 एकड़ में डाल रहे हैं, तो पहले वही 10 किलो भी डालते थे और वही उत्पादन होता था जो आज के देश में मेहनत, मशक्कत और 50 किलो डालने के बाद हो रहा है। सही कह रहे हैं कि नहीं दादाजी? तो इसके पीछे ऐसा क्या होते जा रहा है जो हमारी मिट्टी दिन प्रतिदिन जिसकी जो है क्षमता गिरती चली जा रही है। तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे इस पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ बताने का कोशिश करूंगा। देखिए, ये हमारी जो है मानते हैं ये मिट्टी है, मिट्टी का एक कण मान लेते हैं या मिट्टी की एक मुट्ठी मिट्टी है। इसमें लगभग 45% जो होता है, 45% की जो मात्रा होती है ये होता है हमारा स्पोर, जिसको पोर बोलते हैं। उसके अंदर हमारा वाटर मतलब जल, पोर स्पेस बोलते हैं, इसमें वाटर होता है प्लस एयर होता है। मतलब जो हम एक मुट्ठी मिट्टी ले रहे हैं, अगर उसमें से 45% पानी और हम उसमें से जल निकाल लें, हवा निकाल लें, तो पत्थर बन जाएगा। वही मुट्ठी जो मिट्टी हमारी भुरभुरी है, अगर उसमें से वही पानी 45% और वही हवा निकाल लें तो पत्थर बन जाएगा। उसको खींच के मार दें तो किसी को सर पे भी लगता है। मतलब उसके अंदर वो चीजें रहने की वजह से वो थोड़ा सा फुलफुली बनी है ना, उसके अंदर सारा श्वसन, सारी क्रियाएं हो रही हैं। बचा उसमें जो आपका ये लगभग 50%, ये 50% होता है मिनरल्स। इसके अंदर आपके सैंड, सिल्ट और क्ले, ये 50% में आपके रेत, हाँ रेत, कंकड़ और क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, इन सब का जो भाग है वो लगभग 50% होता है ना। अब बचा जो ये 5% है, इसी का सारा गेम है। आज अगर हमारा उत्पादन नहीं हो पा रहा है और हमको तमाम बीमारियों से परेशानी आ रही है, तो वो सारा गेम खाली इस 5% का है। तो यहाँ पे कोई बता सकता है इस 5% में ऐसा क्या है जिससे हमारी खेत की मिट्टी उपजाऊ है, या फिर हम किसी मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी बोलते हैं, किसी कहते हैं पथरीली मिट्टी है, किसी को कहते हैं, लेकिन क्या ऐसा 5% में है जो हमारी खेत को उपजाऊ बना के रखी है? उस 5% में ऐसा क्या है? बताइए बताइए अंकल जी, आप बताइए 5% में ऐसा क्या होगा? कलर बोलते ना आम भाषा में, कलर। उसर बोल दीजिए। देखिए, इस 5% में बिल्कुल जो ये चीजें होती है ना, वो होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बन। कार्बन यानी पत्ती से गिरा हुआ कचरा, किसी फल का अवशेष, किसी जो है आपकी हरी खाद का अवशेष, ये 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि कार्बन होता है। और इसी कार्बन के साथ
जो इसको किण्वन, जो ये सारा प्रक्रिया करता है, वो होता है जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। अब इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। अच्छे में आपने अगर सुना होगा ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम, ये सब कुछ जीवाणु हैं जो कि हमको सूक्ष्म आंखों से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये हमारी मिट्टी में रह के हमारी मिट्टी की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। और किस प्रकार से कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो ये सारा समझने से पहले मैं आपको एक और कहानी बताता हूं, या एक और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आप अपने खेत से, सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग अपने खेत से 1 किलो मिट्टी लेके आइए। एक प्रयोग करना है, प्रयोग बता रहे हैं, आप सभी लोग घर पे जाके करिएगा, ठीक है। अपने खेत से 1 किलो मिट्टी लेके आइए, उसको 2 भाग में बांट दीजिए, आधा एक तरफ, आधा एक तरफ। जो आपका आधा है, आधा किलो, उसको आप हल्के तवा पे जो है आंच देके, हल्की आंच पे भूनते रहिए, ठीक है। और जो बचा आपका आधा है उसको वैसे रहने दीजिए। अब जो आधा आपका तवे पे आप भून रहे हैं, उसमें तब तक उसको भूनिए जब तक उसका सारा नमी उड़ ना जाए, सारा पानी जो है निकल ना जाए, और एकदम वो जैसे भट्टे की मिट्टी होती है वैसी हो जाए, उसको आप भून लीजिए। अब आपके पास मार्केट में जितने भी बड़े अच्छे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, जो दुकानें खोल के बैठे हैं, उनसे बोलिए भैया हमको क्या सब दे दीजिए, जो खाद उर्वरक इसके अंदर डाल के हम बीज जमा लें। आप उनसे डीएपी, यूरिया, पोटास, ह्यूमिक एसिड, जो भी तमाम सारे चीज ले आके आप कर रहिए। आप दोनों में डालिए बरोबर मात्रा में, और बढ़िया बीज लेके आइए टॉप क्वालिटी का। आप देखेंगे कि जो बीज का जमाव आप दोनों में किए हैं, और एक में जर्मिनेशन नहीं होगा। बताइए किस वाले में जर्मिनेशन नहीं होगा? जिसमें हमने तवे से भून दिया। बताइए तवे में भूनने से ऐसा क्या था जो उसमें से निकल गया? जीवाणु खत्म हो गए। देखिए बहुत आपको पता है वो जीवाणु की, मतलब अब समझ रहे हैं कि महत्वता कितनी है उस जीवाणु की। उसके न रहने से हमने कुछ भी डाल दिया, महंगे से महंगा यूरिया, महंगे से महंगा पोटास, महंगे से महंगा डाई और ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड सब लाके डाल दिया। लेकिन सिर्फ उस छोटे जीवाणु से जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहे हैं, उनकी कितनी महत्व है कि वो बीज का जमाव नहीं होगा, ये समझने वाली चीज है। लेकिन इसी को आज सारी जो कंपनियां बड़ी लगी है ना, वो आपको पहले बीमार करने में लगी हैं। पहले आप बीमार हो जाइए, और हर एक दवाइयों का पूरा लिस्ट बना के रखा है। पहले बताएंगे आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल की दवा ये लो, फिर कहेंगे चमड़ी खराब हो रही है तो इसकी ये दवा लो, फिर आपको बताएंगे कि आपके जो है नाखून, घुटनों में दर्द हो रहा है तो ये लो, नाखून कुछ खराब हो रहा है तो ये ले लो। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप अच्छा खाना खाओ या अच्छा चीजें अपने खेत में डालो। कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप साल 2-3 साल में एक बार खेत में हरी खाद, सनई, ढैचा कर लो। कोई आपको बोला आज तक? लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनका धंधा उसी से बना हुआ है, उनकी रोजगारी खत्म हो गई। अगर आपने 2-3 साल, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सारे खेतों में एक ही बार में करिए, लेकिन 2-3 साल में एक बार अपनी मिट्टी में कुछ जान दे दीजिए। जान मतलब उन जीवाणुओं की भोजन, जैसे हमको खाने के लिए दाल, चावल, रोटी सब चाहिए, उसी तरह ये जीवाणु जो मिट्टी में हैं, जो सारा जीवन बना के रखे हैं, हाँ, उनकी क्षमता बढ़ाएंगे। और वो जब उनको भोजन मिलेगा तो वो मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत आबादी बढ़ेगी। अंततः ये होगा कि आपकी मिट्टी के स्वास्थ्य बढ़ेगी, आपकी जो डीएपी, यूरिया, पोटास या फिर केमिकल की रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम निरंतर कई सालों से हमने एक ही चीज जाने, हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं। मोनोक्रॉपिंग समझ रहे हैं? मोनोक्रॉपिंग मतलब एक फसल के बाद दूसरी वही सेम फसल, फिर वही फसल। गन्ना किया, गन्ना के बाद फिर गन्ना, गन्ना काटी, पेड़ी काटी, फिर गन्ना, फिर गेहूं, धान चल रहा है, धान काटी, उसके बाद गेहूं कर दिया। मतलब हम उसमें ना दलहनी फसल ले रहे हैं, ना तिलहनी फसल ले रहे हैं, हम सिर्फ वही करते आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी गलती हो रही है जो आज हमारे किसान परेशान है। हम कम से कम फसल चक्र जरूर करें। मैं नहीं कहता हूं कि आप खाली यही फसल लगाइए या वही फसल लगाइए, आप खाली मिट्टी को थोड़ा सा बदलने का, थोड़ा सा सांस लेने का उसको मौका देते जाइए, उसको अलग अलग प्रकार के भोजन देते जाइए। आपने सरसों काटी, सरसों के जड़ से कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो उनके साथ लग के आपकी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, देखे अनदेखे उसकी ताकत को बढ़ाते हैं। अब मैं बात करूंगा आपको, एक जो है मुख्य चीज होती है जो हमारी हरित क्रांति जो आई थी। हरित क्रांति हमारे देश में आई, आज जैसे पता होगा जो यहाँ दादाजी लोग हैं वहां, कि कैसे 1942 जब था उस समय भुखमरी आ गई थी पश्चिम बंगाल में। बहुत लोग, बड़ी आबादी में, देश भर में जगह जगह लोग खाने से मरने लगे। तो हुआ यूं कि जो हरित क्रांति के दौरान
जो वैज्ञानिक थे जो मृदा पे काम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अब यहाँ हम कब तक जो है ना शिप टू माउथ का काम करेंगे, मतलब समुद्र से वहां हमारा अनाज आ रहा था, हम उसको ले रहे थे और बस खा रहे थे, हमको और कुछ ध्यान नहीं आ रहा था हम पैदा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने वैरायटी का चुनाव किया, जो यहाँ की वैरायटी थी उससे अच्छी वैरायटी लाई। और जब ये वैरायटी आई, क्योंकि हमारे यहाँ की जो वैरायटियां थी, जैसे खपली गेहूं एक होता है, पतली वाली गेहूं होती थी, हमारे यहाँ उपज कम होती थी। लेकिन जब ये वैरायटी दूसरी आई तो उसी के साथ ये जब ज्यादा उत्पादन कोई चीज कर रही है तो उसका रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। रिक्वायरमेंट मतलब उसको देना भी ज्यादा पड़ेगा। अगर कोई गाय हमारी 15 लीटर दूध दे रही है, समझिएगा, अगर कोई गाय हमारी 15 लीटर दूध दे रही है तो हमको आहार भी में उसको पोषण भी उतना अच्छा देना पड़ेगा। हम उसको पशु आहार अच्छा ला के नहीं देंगे तो 15 दिन 1-2 दिन तक देगी, उसके बाद पता लगा 12 लीटर कर दी, 10 लीटर कर दी और दूध हमारा कम हो जाएगा, है ना। तो जब हमारा हरित क्रांति आया तो हमने यूरिया डीएपी, तब लोग डरते थे कि यार अपने खेत में यूरिया डाल देंगे तो हड्डी का चूरा है, चोरी चोरी खेतों में डलवा दिया जाता था। दादाजी सही कह रहे हैं कि नहीं? लोग डरते थे कि हमारे खेत में यूरिया डीएपी न डाल दे कोई, अगर डाल देगा तो पता लगा हड्डी का है, चूरा है सब। तो ये केमिकल वाली चीजों से डरते थे। तो वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा ये था कि किसानों को समझाएं कैसे। वो क्या करते थे, छुपे छुपे आते थे, रात में किसी के खेत में 1 बीघे में छीट के चले गए 10 किलो यूरिया। अगले दिन 2-4 दिन बाद दिखाया कि देखो बगल वाली खेत देखो, अपनी खेत देखो, देखो कितना हरा हो गया, कितना तेजी से बढ़ गया। तो लोगों को लगा यार इतने सालों से हम खेती कर रहे हैं और हमको ये पता ही नहीं कि यूरिया से इतनी बढ़िया काम होता है, हम तो यूरिया ही डालेंगे, और आज वही हो गया। फिर उनको लगा कि सारा मेहनत, मतलब इतना हम मेहनत कर रहे हैं, हम गोबर की खाद डाल रहे हैं, कहीं बकरी का लेके आ रहे हैं, कहीं जो है हरी खाद कर रहे हैं, ये सब मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब बोरी में 50 किलो में हमारी पूरी खेत हरा हो रहा जा रहा है, हमको क्या जरूरत है दूसरा कुछ डालने की? तो वो सब लग गए यूरिया डीएपी और पोटास पे। उनको भूल गए कि हमारी मिट्टी क्यों अच्छा काम कर रही थी, क्यों वो 10 किलो यूरिया हमारे खेत में 50 किलो यूरिया का काम कर रहा था। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो मेन चीज होता है जीवाणु। तो डस्टर तो है नहीं यहाँ पे, तो कुछ सर वो प्रिंट भी मंगा लीजिए जरा। नहीं है मैं देख लिया। तो जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोराइजिंग बैक्टीरिया, सॉरी नाइट्रोजन सॉल्वराइजिंग बैक्टीरिया, इसको एनएसबी बोलते हैं। मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन अपने आप हमारे पौधों को मिल जाता है। कैसे? इसका एक आपको मैं वो दूं एग्जांपल। जैसे कि हम दलहनी फसल लगाते हैं, हम चना लगाते हैं, यहाँ पे जितने भी किसान है बताइए दादाजी उसमें क्या क्या डालते हैं चने की बुआई के समय? चने की बुआई आपके यहाँ होती है? कोई दलहनी फसल लगाते हैं? कुछ नहीं डालते हैं, दलहनी बंद हो गई सारी। अच्छा, मतलब पहले बोते थे सारी फसलें। हाँ हाँ, तो उसमें जो जी देखिए बैठे रहिए, ऐसे बता दीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हाँ, कि जो जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उनकी जड़ में जो है मटर के दाने के बराबर एक दाना बनता है और उसमें नाइट्रोजन होती है। हाँ, और वो नाइट्रोजन ऐसी है जो कीड़े को मारती है। हाँ, अब हाँ मैं बिल्कुल। तो मतलब ये है कि हम जब चने की फसल बोते हैं तो हम उस खेत का चुनाव करते हैं जहां पानी कम हो, जहां मिट्टी हमारी कम उर्वरक क्षमता वाली हो। क्यों? क्योंकि हमारी चनों की जड़ों में एक ऐसा जीवाणु पाया जाता है जिसको नाइट्रोजन सॉल्वराइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको एजोटोबैक्टर बोलते हैं। एजोटोबैक्टर, तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये क्या करता है कि चने की दाल के साथ जब आप इसकी बुआई करते हैं ना तो ये इसकी जड़ों के साथ चिपक जाता है और छोटी छोटी गांठें बना देता है। और ये गांठ जो रहती हैं इसके अंदर ये एजोटोबैक्टर रहता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने आप पौधों को उपलब्ध कराने का काम करता है। तो आप सोचेंगे क्या ये सिर्फ दाल के साथ किया जा सकता है कि और भी किसी फसल के साथ किया जा सकता है? तो मैं बताऊं आपको, और भी ऐसे जीवाणु हैं जो आपकी जितनी भी अनाज वर्गीय फसलें हैं उनमें भी ऐसा एक जीवाणु है जिसको बोलते हैं एजोटोबैक्टर।
एजोटोबैक्टर ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आपके पौधों में फिक्सेशन का काम करता है। और जितनी भी आपकी मीठे वर्ग की फसल है, मीठा मतलब जिनमें शक्करा बनता है, जैसे कि आपका गन्ना, आपका शकरकंदी, इनमें हम एसिटोबैक्टर काम करता है। एसिटोबैक्टर ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? मतलब अगर आपने अपने गन्ने की बुआई आप करते हैं, यहाँ सारे किसान जितने हैं मुझे लग रहा है सारे गन्ने वाले हैं, है ना? आप सिर्फ अब की बार एक प्रयोग करिएगा सिर्फ मेरे कहने पे, और इन चीजों को वैज्ञानिक तौर पे समझने के लिए, कि मात्र आप थोड़े एरिया में आप मार्केट में चले जाइए, बहुत सारी जैविक कंपनी है जिसका एसिटोबैक्टर आपको मिल जाए। एसिटोबैक्टर जब आप अभी गन्ने की बुआई करें तो उसके साथ ये बैक्टीरिया का शोधन करके आप इसकी बुआई करें, आप पाएंगे